नाजरीन, खला एक बहुत बड़ी और खौफनाक जगह है जहाँ अभी तक जिंदगी के लिए कोई फेवरेबल जगह नहीं मिली। सोच से बड़ी इस कायनात में जिंदगी सिर्फ जमीन पर मौजूद है। इंसानी तजस्सुस हमेशा से खला के बारे में सवालात के जवाब ढूंढता रहा है। यही कोशिश थी जो हमें चांद पर ले गई और आज इंसान मार्स पर जाना चाहता है। स्पेस में रहने और चांद और मार्स पर कॉलोनियां बनाने की ख्वाहिश अपनी जगह, मगर स्पेस ऐसी खौफनाक जगह है कि बहादुर से बहादुर इंसान भी खौफ का शिकार हो जाए। खला के इन खौफनाक और पुरस्रार राजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में दिलचस्प मालूमात पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, साइंसी माहिरीन के लिए ये एक जबरदस्त ख्याल है कि जब वो रोशनी की रफ्तार यानी तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड से स्पेस में सफर कर सकेंगे तो शायद वो कायनात के दूर दराज सैयारों तक भी सफर कर सकेंगे। मगर ये शायद नामुमकिन है, क्योंकि रोशनी की रफ्तार से सफर करने वाले किसी जिस्म के साथ मौजूद एटम इंतहाई दर्जे के रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बन जाते हैं जो इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते हैं। दूसरा, इस स्पीड पर सफर करते हुए किसी जिस्म के साथ इंतहाई छोटा माइक्रोस्कोपिक जर्रा भी किसी एटम बम की कुव्वत से टकराएगा, क्योंकि जिस्म की जितनी ज्यादा स्पीड होगी उसका मास उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज सफर करने का मतलब ये भी है कि आप वक्त में पीछे की जानिब सफर कर सकते हैं। जाहिर है अभी हम वक्त की सिर्फ एक डायमेंशन से वाकिफ हैं, यानी जो वक्त गुजर गया वो हमारे इख्तियार में नहीं, और ना ही हम माजी में जाकर उस वक्त को तब्दील कर सकते हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कुदरत ने इंसान के लिए जो हद मुकर्रर की है, इंसान उसी के अंदर रहने पर मजबूर है। नाजरीन, चांद वो खलाई जिस्म है जो जमीन के गिर्द घूमता है और ये जमीन का वाहिद कुदरती सैटेलाइट है। ये हमारे सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा कुदरती सैटेलाइट है, जबकि दीगर सैयारों और उनके सैयारचों के माबैन हुजम के तनासब से चांद अपने जैसे दूसरे सैयारचों में सबसे बड़ा है। हमारा चांद तकरीबन 4.51 बिलियन साल पुराना है, यानी ये जमीन के कुछ ही अरसे बाद वजूद में आ गया था। खौफनाक बात मगर ये है हमारा ये चांद हर साल 4 सेंटीमीटर जमीन से दूर होता जा रहा है। शायद ये हकीकत पहली नजर में बाइसे तशवीश महसूस ना हो, लेकिन मुस्तकबिल में ये चीज जमीन पर तबाहकुन असरात डाल सकती है। अगरचे जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ताकतवर है कि जो चांद को खला में इधर उधर भटकते फिरने से रोक सकती है, मगर चांद के साथ इसका बढ़ता हुआ फासला बिलाखिर जमीन के घूमने की रफ्तार को सुस्त करने की वजह बन जाएगा और यूं हमारा एक दिन 24 घंटों से बढ़कर 1 माह पर मुहित हो जाएगा। और इसी तरह चांद समंदर पर भी असर अंदाज होता है, मगर उसकी ग्रेविटेशन कमजोर होने की वजह से समंदर में मद्दोजजर या जवार भाटा खत्म हो जाएगा, जिससे जमीन का माहौलियाती और हयातियाती निजाम बुरी तरह मुतासिर होगा। नाज़रीन, खला में बड़े स्टार्स के मरने से पैदा होने वाले ब्लैक होल्स इतने ताकतवर होते हैं कि जो रोशनी को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, और चूंकि इनसे रोशनी नहीं निकल पाती इसलिए ये नजर नहीं आते और इन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि ब्लैक होल्स वक्त पर भी असर अंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। अगर हमारे सोलर सिस्टम में एक छोटा सा ब्लैक होल भी मौजूद हो तो वो सब सैयारों को उनके मदार से बाहर फेंक देगा और हमारे सूरज को भी टुकड़ों में तकसीम कर सकता है। ब्लैक होल्स कई मिलियन मील फी सेकंड की रफ्तार से गैलेक्सीज में हरकत करते हैं और माहिरीन का अंदाजा है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद होता है तो उस पूरी गैलेक्सी के लिए एक बाइंडिंग फोर्स का काम करता है। नाजरीन, आपके लिए शायद ये हैरानी की बात हो कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये तो हम जानते हैं, मगर क्या आपको ये भी इल्म है कि सूरज भी हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के गिर्द करीब 8 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत कर रहा है और इसका एक चक्कर 226 मिलियन साल में मुकम्मल होता है। नाज़रीन, हमारी ज़मीन के अलावा कायनात में दूसरे सैयारों पर ज़िंदगी या किसी मखलूक की मौजूदगी एक तवील अरसे से हम इंसानों के लिए दिलचस्पी का मौजू रहा है। ख़ास तौर पर जब 20वीं सदी के वस्त में हैरत अंगेज और तेज़ रफ्तार साइंसी तरक्की का आगाज हुआ और इंसान खला में जा पहुँचा तो जहनों में ये तजस्सुस ज़्यादा शिद्दत के साथ सर उठाने लगा कि क्या किसी और सैयारे पर कोई मखलूक मौजूद है। इस मौजू पर न सिर्फ कहानियाँ लिखी
गई बल्कि इस पर फिल्में भी बनी जो बेहद मकबूल हुई, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू था जो सब लोगों को बहुत पसंद था। दूसरी तरफ साइंसदानों ने भी इस पर अपनी तहकीक जारी रखी हुई है। वो खला में मुसलसल रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं ताकि अगर किसी जगह कोई मखलूक मौजूद है और वो साइंसी लिहाज से तरक्की याफ्ता भी है तो वो इसका जवाब दे। दुनिया में अक्सर मुख्तलिफ जगहों और मकामात पर उड़न तश्तरियाँ या UFOs देखे जाने के दावेदार सामने आते हैं, जिनके मुतालिक ख्याल किया जाता है कि वो किसी ऐसी ही मखलूक के खलाई जहाज हैं जिन पर बैठकर वो हमारी जमीन तक आते हैं। इस बारे में अगरचे इल्मी इख्तलाफ मौजूद है कि आया अगर खला की वसतों में कोई मखलूक मौजूद भी है तो क्या वो तरक्की याफ्ता भी है या नहीं, और दूसरे ये कि क्या उसकी शक्ल इंसानों जैसी है या किसी और तरह की है। यानी बाज़ साइंसदानों का ख्याल है कि ऐसी मखलूक शायद जरसूमों की सूरत में हो और अभी अपनी इर्तिकाई मनाजिल ही तय कर रही हो। हमारी कायनात बहुत बड़ी और बहुत कदीम है, इसलिए यहाँ पर हमारी जमीन जैसे किसी और सैयारे के पाए जाने और वहाँ किसी मखलूक के होने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। इस बारे में साइंसदानों का एक मकतबा फिक्र ऐसा भी है, इसके ख्याल में कायनात की वसतों में कहीं किसी खलाई मखलूक की मौजूदगी का इम्कान इसलिए भी मादूम है क्योंकि आज तक हमें उनकी मौजूदगी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अहम उसका मतलब ये भी नहीं कि कायनात में कोई और मखलूक मौजूद नहीं है। बहरहाल ये हो सकता है कि वाकई ऐसा ना हो, लेकिन दोनों सूरतों में ये हकीकत खौफजदा करने वाली है। नाजरीन, रोग प्लैनेट्स या आवारा गर्द सैयारे उन सैयारों को कहा जाता है जो किसी वजह से या तो अपनी पैदाइश के बाद ही अपने सोलर सिस्टम से खारिज हो जाते हैं या फिर वो कभी भी किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे होते बल्कि बराह रास्त किसी गैलेक्सी के मरकज के गिर्द घूमते हैं। एक गैलेक्सी में कई मिलियन आवारा गर्द सैयारे पाए जा सकते हैं जो खला में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। इन सैयारों का दीगर खलाई अजसाम के साथ किसी भी वक्त टकराव का खतरा मौजूद रहता है और इन आवारा प्लैनेट्स की सतह का दर्जा हरारत अमूमन इंतहाई सर्द होता है। ताहम कुछ साइंसदानों का मानना है कि इन सैयारों के अंदरूनी मरकज जो पिघली हुई हालत में होते हैं उनकी हरारत या फिर बर्फ की बड़ी तहों के नीचे मौजूद समंदरों में जिंदगी मौजूद हो सकती है। बहरहाल ऐसे किसी प्लैनेट का हमारी जमीन या सोलर सिस्टम के किसी और प्लैनेट से टकराव हमारे लिए शदीद खतरात की वजह बन सकता है। नाजरीन, स्पेस एक ठंडी और तारीक जगह है मगर इसमें मौजूद प्लैनेट्स पर दर्जा हरारत बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। बाज़ औक़ात तो किसी एक प्लैनेट पर ही दो इंतहाई दर्जा हरारत होते हैं, यानी एक साइड इतनी गर्म के चट्टाने पिघल जाएं और दूसरी साइड पर दर्जा हरारत मनफी से भी सैकड़ों दर्जे नीचे, यानी कि किसी प्लैनेट का दर्जा हरारत 50 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज्यादा तक हो सकता है, तो किसी एटमी धमाके से भी 5 गुना ज्यादा के बराबर है। जबकि कई ऐसे प्लैनेट हैं जहां दर्जा हरारत मनफी 270 सेंटीग्रेड है। नाजरीन, मैग्नेटार्स नाकाबिले यकीन हद तक ठोस और डेंस न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। ये आम न्यूट्रॉन स्टार्स की निस्बत बहुत ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। दर हकीकत बुनियादी तौर पर ये पूरे का पूरा स्टार सिमट कर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ 15 मील का एक कुर्रा होता है। इसकी डेंसिटी का अंदाजा इससे लगाएं कि इसके मैटर का एक चम्मच वजन में 900 मिस्री पिरामिड्स के बराबर होगा। इसी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड कायनात में सबसे ताकतवर होता है और ये इतनी कुव्वत रखता है कि कोई भी चीज जो इसकी रेंज में आए ये उसको तबाह कर देगा। नाजरीन, मसल एट्रोफी पट्ठों के सूखने की बीमारी को कहते हैं। इस बीमारी में पट्ठे सूख कर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाते हैं। आम तौर पर ये उन मरीजों में देखने में आती है जो किसी मर्ज की शिद्दत के बायस आर्जी तौर पर बिस्तर तक महदूद होकर रह जाते हैं। इस वजह से डॉक्टर ऐसे मरीजों को ये हिदायत देते हैं कि वो अपने मर्ज से निजात पाने के बाद जल्द अज जल्द ये कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा हरकत करें। बेशतर लोगों के लिए जमीन पर रहते हुए अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए वर्जिश करना मुश्किल होता है। ताहम तसव्वुर कीजिए कि खला में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए जीरो ग्रेविटी के माहौल में ये किस कदर मुश्किल होगा। बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स में सिर्फ 6 हफ्तों में इस बीमारी के वाज़ेह असरात नुमायां होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि वहाँ उन्हें बेहद सख्ती के साथ सेहत और फिटनेस को बरकरार रखने वाले प्रोग्राम पर अमल दरामद करवाया जाता है।
नाजरीन, आज हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन, सूरज, दूसरे स्टार्स और गैलेक्सीज जिन पर ये कायनात मुश्तमिल है, मैटर से बनी है और ये मैटर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के एटम से मिलकर बनता है। लेकिन 20वीं सदी की सबसे हैरान कुन दरियाफ्त शायद ये थी कि ये आम मादा इस तमाम कायनात के मास का सिर्फ 5% पर मुश्तमिल है और बज़ाहिर दिखाई ये देता है कि बाकी कायनात एक पुरअसरार और नजर न आने वाले मैटर से बनी है, इसे डार्क मैटर कहते हैं। और इससे दिलचस्प बात यह है कि कायनात में ग्रेविटेशन के साथ कोई और पुरअसरार कुव्वत भी मौजूद है जो स्टार्स और प्लैनेट्स को उनके मुकर्रर करदा ऑर्बिट्स में रखती है। माहिरीन इसको डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर लाइट या मैग्नेटिक रेज पर किसी किस्म का कोई असर नहीं डालता, लिहाजा इसकी मौजूदगी कंफर्म नहीं की जा सकती। मगर चूंकि गैलेक्सीज पर इसके असरात वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा सकते हैं, लिहाजा डार्क मैटर की मौजूदगी से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिजिक्स के कवानीन के मुताबिक वो प्लैनेट्स जो गैलेक्सी के किनारे पर हैं, उनकी हरकत मरकज से दूर होने की वजह से स्लो होनी चाहिए, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं है। इन स्टार्स का मदार और इनकी रफ्तार भी कमोबेश उतनी ही है जितनी के गैलेक्सी के मरकज के करीब वाक़े स्टार्स की है। इसका मतलब यही है कि गैलेक्सी के सिरे पर वाक़े इन स्टार्स पर किसी नामालूम ताकत का असर भी हो रहा है और माहिरीन के मुताबिक ये यकीनन डार्क मैटर ही है जो गैलेक्सी को हर तरफ से घेरे हुए है और कायनात के फैलाव में इसका अहम किरदार है। नाजरीन, कुदरती और मसनूई जमीन पर दो तरह की रेडिएशन असरअंदाज हो सकती हैं। कुदरती जराए में कॉस्मिक रेज, सोलर विंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स या कुदरती तौर पर मौजूद रेडॉन और रेडियम शामिल हैं, जबकि गैर कुदरती या इंसानी जराए में गैर महफूज माहौल में किए जाने वाले एटम बम के तजर्बात और एटमी रिएक्टर को पेश आने वाले हादसात, जैसा कि रूस के चेरनोबिल एटमी प्लांट से रेडिएशन खारिज होने का हादसा शामिल हैं। हमारी जमीन की माहौलियाती ढाल और इसका मैग्नेटिक फील्ड हमें कुदरती जराए से आने वाली ताबकारी से महफूज रखता है, जो हमारी तरफ आने की कोशिश कर रही होती है। इस रेडिएशन के तबाहकुन असरात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट जमीन से मरीख की तरफ सफर कर रहा हो तो उस पर ये रेडिएशन हर 5 से 6 रोज बाद इतने असरात मुरतब करेगी जितना के सारे जिस्म के किए जाने वाले सिटी स्कैन की ताबकारी का असर होता है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रेडिएशन के इन असरात से मुकम्मल निजात हासिल नहीं कर पाता तो उसे जिंदगी भर में किसी भी वक्त शदीद किस्म के कैंसर का शिकार बनने का खतरा रहता है। नाजरीन, हाइपरनोवा किस्म के ये स्टार्स आम हाइपरनोवा की निस्बत अपने अंदर होने वाले किसी तबाहकुन धमाके की वजह से अचानक ज्यादा रोशन और चमकदार हो जाते हैं और ये उस स्टार की मौत का लम्हा होता है। दरअसल हाइपरनोवा उस अमल को कहते हैं जो इस स्टार में धमाके और बाद इस धमाके के रद्द-ए-अमल के नतीजे के तौर पर वकूअ पजीर होता है। अहम ये धमाका होता क्यों है, इसकी वजूहात पर साइंसदानों में इख्तिलाफ है, लेकिन ये बात तय है कि इस धमाके के बाद स्टार या तो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है या फिर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। हाइपरनोवा का अमल कायनात में खतरनाक गामा रेज के फैलाव का भी एक जरिया है और गामा रेज की ये आतिशबाजी टेलीस्कोप के जरिए लाखों नूरी सालों के फासले से भी बआसानी देखी जा सकती है। नाजरीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस की वजह से पैदा होती हैं। ताहम स्पेस चूंकि एक मुकम्मल तौर पर खाली जगह है जहां कोई मीडियम मौजूद नहीं, इस वजह से स्पेस में आवाज सुनाई नहीं देती। ताहम इंतहाई खामोशी या आवाज सुनाई न देने का मतलब ये नहीं कि स्पेस में आवाज मौजूद ही नहीं। हम स्पेस में जाहिर है आवाज की ये लहरें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस के जरिए सफर करती हैं और नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स की आवाजें इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड की हैं। आप भी इन आवाजों को सुन सकते हैं। नाजरीन, ख्याल किया जाता है कि किसी ब्लैक होल के साथ टकराव के नतीजे में जो स्टार्स अपने सोलर सिस्टम से खारिज हो जाते हैं वो फिर 2 मिलियन मील फी घंटे की रफ्तार से गैलेक्सीज में किसी ऑर्बिट के बगैर फिरते रहते हैं और इन्हें हाइपर वेलोसिटी स्टार्स कहा जाता है। अगरचे आज तक साइंसदानों के इल्म में जो हाइपर वेलोसिटी स्टार्स आए हैं वो साइज में हमारे सूरज के बराबर के हैं, ताहम थ्योरेटिकली ये किसी भी साइज के हो सकते हैं और इनकी स्पीड भी ज्यादा हो सकती है
ہے اور ظاہر ہے اس رفتار سے حرکت کرتا ہوا کوئی سٹار کسی گلیکسی میں داخل ہو کر اس کا سارا نظام متاثر کر سکتا ہے، اور اگر کوئی بڑا سٹار ہمارے سولر سسٹم میں داخل ہوا تو اس سے تمام پلینٹس کے آربٹس متاثر ہوں گے، اور پھر سورج سے دوری یا قریب آنے کی وجہ سے ان کا درجہ حرارت بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خلا میں ہوا موجود نہیں ہوتی، تاہم یہ حقیقت اس بات سے زیادہ خطرناک ہے کہ زمین پر کوئی لمبے وقت کے لیے سانس روک لے۔ انسانی جسم زمین کے ماحولیاتی دباؤ کو برداشت کرنے کا عادی ہوتا ہے، اسی وجہ سے جب آپ ہوائی جہاز پر سفر کریں یا پھر پہاڑی راستوں پر جائیں تو آپ کو اپنے کانوں میں دھمک سی محسوس ہوتی ہے۔ خلا میں ہوا نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کوئی دباؤ نہیں ہوتا، اس لیے خلا میں بغیر حفاظتی لباس کے خلائی جہاز سے باہر نکلنے کی صورت میں انسان کا تمام جسم بھاپ بن کر اڑ جائے گا اور جسم کسی ایسے غبارے کی مانند پھول جائے گا جس میں گنجائش سے زیادہ ہوا بھر دی گئی ہو۔ ناظرین، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے اور اسی طرح ہماری اس کائنات کا بھی یہی انجام ہے۔ سائنسدانوں میں کائنات کی اختتام اور اس کی تقدیر کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ مشہور امریکی ایسٹروناٹ ایڈون ہبل کی طرف سے 1920 سے لے کر 1950 تک کیے جانے والے مشاہدات میں یہ بات سامنے آئی کہ ہماری کائنات میں گلیکسیز آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ وہی ہبل ہیں جن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خلا میں بھیجی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی دوربین کا نام ہبل رکھا گیا تھا۔ کائنات کے اس پھیلاؤ کے حوالے سے اس کے اختتام کا نظریہ یہ ہے کہ بالآخر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب کائنات کے گریویٹیشن رکھنے والے تمام اجسام اپنی آخری حد کو پہنچ جائیں گے اور رد عمل کے اصول کے تحت واپس کائنات کے مرکز کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور جس طرح ایک عظیم دھماکے کے ذریعے کائنات کا آغاز ہوا تھا اسی طرح سے بگ کرنچ کے ذریعے کائنات واپس لپیٹ دی جائے گی اور سمٹتی سمٹتی ایک نقطے میں غائب ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کائنات پھیلتے پھیلتے آخر کار بکھر جائے گی اور یوں اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ تاہم یہ سب اندازے ہیں، حقیقت میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔